मैं हूँ चेतना और फिलहाल मोड़ और नेता में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मलाड के वार्ड 47 के कॉरपोरेटर तेजिंदर सिंह तिवाना जी, जो कि जाने जाते हैं हर मदद का ठिकाना तेजिंदर सिंह तिवाना के नाम से। सर, आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। बिल्कुल। आप सोशल वर्कर थे, बीजेवाईएम के सदस्य थे। तो सर, एक बीजेवाईएम के सभ्य से कॉरपोरेटर तक का सफ़र तय करके अब आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो मैंने मेरे 13 साल की उम्र से शुरुआत की उसकी। मेरे पिताजी स्वर्गीय सतनाम सिंह तिवाना जी, वो स्वयं एवरशाइन नगर मराड़ पश्चिम उस एरिया से चुनाव जीतकर नगर से चुनकर आए थे। उनके साथ काम करते हुए जर्नी आगे बढ़ाते हुए मेरी माता जी जया तिवाना जी, वो 2 टाइम म्यूनसिपल काउंसलर कॉरपोरेटर मलाड वेस्ट से और उसके साथ साथ प्रभाग समिति चेयरपर्सन भी 2 टाइम रह चुके। तो मेरी माताजी और पिताजी के साथ में काम करके उनके कार्यालय में जाकर लोगों की समस्या क्या क्या आती है, किस तरीके से उसे सुलझाया जाता है, तो ये सब मैंने 13 साल की उम्र से ही सीखा। और कहीं ना कहीं एक छोटी उम्र से लोक सेवा में, चाहे किसी को हॉस्पिटल में मदद करना हो, चाहे किसी को एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस में मदद करना हो, चाहे किसी को म्यूनसिपलिटी में मदद करना हो, चाहे किसी को पुलिस स्टेशन में मदद करना हो, तो ये सब मैंने छोटी उम्र से सीखा। और कहीं ना कहीं आज पिछले 6 वर्षों से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई, यानी कि बीजेपी का जो यूथ विंग है जिसे युवा मोर्चा कहते हैं, उसको मैं 6 साल से हेड कर रहा हूँ। उसमें अध्यक्ष पद की जवाबदारी है मुझ पर मुंबई की। और अध्यक्ष रहते रहते जितने आंदोलन किए, जितने उपक्रम किए, जितने कार्यक्रम किए, जितने युवाओं के साथ में इंटरेक्शन किए, चाहे जैन नेक्स्ट के बारे में बोलूँ या जो युवा हमारे साथ जुड़कर संघर्ष पूरे मुंबई में अलग अलग विषयों में किया है, तो एक अच्छा अनुभव लेकर लोगों की सेवा करते हुए आज ये सीढ़ी चढ़कर हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी हो या हमारे नेता आदरणीय अमित साटम जी हो, उनके मार्गदर्शन में आज उनके आशीर्वाद से और लोगों के समर्थन से, लोगों के आशीर्वाद से मैं महानगर पालिका में एक नगर सेवक यानी एक पब्लिक के सेवक के नाते चुनकर आया हूँ और लोगों के कामों में लगा हूँ। सर, बीजेवाईएम के नेता आप तो रह चुके हैं, लेकिन बीएमसी जो कि एशिया की सबसे रिचेस्ट बीएमसी मानी जाती है, और अब इस बार तो 80,000 करोड़ रुपए का महाबजट जो पेश हुआ है, उसमें भी आपको स्टैंडिंग कमेटी में रहने का मौका मिला है, जो कि एक डिसीजन मेकिंग में बीएमसी के जो महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं उसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बजाती है। तो सर, इसमें आपको मौका मिला है, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन था? नहीं, मुझे बहुत गर्वित महसूस हुआ जब हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे नेता आदरणीय अमित साटम जी ने मुझे ये अवसर दिया, मौका दिया कि मैं इतनी बड़ी जो महानगर पालिका की जो एक डिसीजन मेकिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसका सदस्य बन पाऊँ, कुछ अपना युवाओं की ऊर्जा का योगदान दे पाऊँ और कहीं ना कहीं कुछ सीख भी पाऊँ और मुंबई करों के अंदर सीधे तौर से उनके मन से, उनके दिल से जुड़कर और उनकी जो समस्या है उनका कैसे निवारण करना है, कैसे मुंबई का काया पलट करना है, मुंबई को नया चेहरा देना है और मुंबई का विकास करना है, तो ये पूरी दिशा में मैं लग चुका हूँ। पार्टी ने मेरे जैसे एक युवा कार्यकर्ताओं को संधि दी, इसलिए मैं पार्टी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही मन से, लगन से मैं एक स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के नाते मुंबई का कैसा भला हो, मुंबई का कैसे विकास हो, उस दिशा में मैं अपने काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। सर, कहा जाता है कि पॉलिटिक्स एक सीधे आदमी का काम नहीं है, और काफ़ी बार देखा जाता है कि पॉलिटिशियंस एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप एक ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स पर्सनालिटी है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, अपना लॉ भी कंप्लीट किया। तो सर, आपको तो पॉलिटिक्स विरासत में मिली थी, फिर आपका करियर भी था बना बनाया, फिर आपने इतना एजुकेशन पे कैसे ध्यान दिया? बिकॉज हम देखते हैं कि काफ़ी ऐसे बड़े मत्थे हैं पॉलिटिक्स में जो कि कहते हैं कि हमारे तो पापा का ये है वो है, तो हम एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे, हमें क्या ही ज़रूरत है। तो आप इतनी सीरियसली कैसे लिया आपने एजुकेशन? देखिए, सही मायने में आज अगर देखने जाए तो एक ऐसा नरेटिव पिछले कई वर्षों से, खास करके जो हमारा जेन नेक्स्ट जो मुंबई के युवा है, इनके मन में एक ऐसा नरेटिव था कि
जो पॉलिटिशियन होता है, राजनेता होता है, वो करप्ट होता है, भ्रष्टाचारी होता है और कहीं ना कहीं भारत देश को, अपने देश को वो नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश करता है। ये बात कहीं ना कोई स्टेट्स में और कोई ना कोई राजनेता ने कर ऐसे कुछ हरकतें की है या ऐसे कुछ जो उन्होंने करप्शन भ्रष्टाचार किया जिसकी वजह से बात उजागर हुई। लेकिन आज मुंबई का, महाराष्ट्र का और भारत का युवा ये जागरूक है। आज मेरे जैसा युवा और मेरे जैसे कई ऐसे अन्य युवक और युवतियाँ जो कोई नगर सेवक बने, कहाँ पर कोई आमदार बने, कोई सांसद बने, वो पूरी निष्ठा के साथ में और पारदर्शी तरीके से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, लेकिन सही मायने में जब भी मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की तभी मैं भी इतनी रुचि खेल कूद में ज़्यादा करता था, पढ़ाई में कम रखता था। लेकिन क्या है कि मेरी माताजी वो महाराष्ट्र के वेंगुर्ला गांव से आती है, तो उन्होंने भी अपने पढ़ाई 10th तक ही कंप्लीट कर पाई। तो उनकी इच्छा थी कि मेरे बेटे पढ़े। तो आपको पता है कि जो एक महाराष्ट्रन माँ रहती है तो वो चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़ के आगे बढ़े। तो उन्होंने मुझे पुश किया। कहीं ना कहीं मेरी माताजी की वजह से मैं पढ़ पाया और आज यहाँ तक पहुँच पाया। और मेरे पिताजी और माताजी का आशीर्वाद हमेशा ही रहा है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपने काम को भी बैलेंस किया, लोगों की सेवा को भी बैलेंस की और लोगों की मदद से, लोगों के आशीर्वाद से आज मैं महानगर पालिका में अच्छे जिम्मेदारी के साथ में मुंबई के डिसीजन मेकिंग में अपना योगदान दे पा रहा हूँ। ये अपने आप में मेरे लिए गर्व की बात है। सर, आप जब स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। इसमें आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और ख़ासकर तब जब आप एक मुंबई के युवाओं के लिए आदर्श बन चुके हैं, सबकी निगाहें आपके कामों पर टिकी है सर। तो अब युवाओं के लिए, युवाओं के बेनिफिट के लिए एक एजुकेटेड नेता होने के नाते आपका क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, सबसे पहला विषय जो मैं महानगर पालिका में लेने जा रहा हूँ वो है कि आज मुंबई सपनों का शहर कहलाया जाता है। तो मुंबई जहाँ सपनों का शहर है, तो मुंबई का जो युवा वर्ग है, आज भारत देश में सबसे ज़्यादा युवा एक एज ग्रुप युवाओं का है। तो मुंबई के जो युवा है, जो हमारा जेन नेक्स्ट है, वो अपने शहर को, जो अपने घर को, वो पूरी तरह विकसित और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में पूरी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय जो शहर की हम तुलना करते हैं उससे भी अच्छा हमारा शहर बने, ये अपेक्षा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी भी दिशा वही है कि युवकों को, खास करके जैसे हमारे आदरणीय नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवाभाऊ ने हमें कोस्टल रोड दिया, हमें अटल सेतु दिया, हमें मुंबई में मेट्रो का जाल दिया। तो ये जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ऐसी पूरी लड़ी उन्होंने पूरे मुंबई में लगाई है, तो उसको आगे बढ़ाने का, ये काम को आगे बढ़ाने का काम हमारा है। और मुझे अपेक्षा है कि जो पूरी ताकत और पूरी मेहनत हम सब नगर सेवक मिलकर, भारतीय जनता पार्टी महायुति के, आज मुंबई की जनता ने हमें विश्वास रखकर हमको चुनकर दिया, हमारा मेयर बनाया, तो मुंबई को किस तरीके से विकसित बनाए, मुंबई का चेहरा कैसे बदली करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मुंबई के कैसे आसान बनाए, ताकि जो मुंबई का युवा है वो अपने काम पर, नौकरी पे, अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप्स में, अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में कैसे ये युवा पहुंच पाए और उनका जो भविष्य है वो मुंबई के साथ साथ उज्जवल हो, ये सुनिश्चित करने का काम हम सब अभी कर रहे हैं। तो सर, आपने जैसे कहा कि युवाओं को वेल एजुकेटेड करके उनको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट लाइफस्टाइल देने का आपका मोटो है, लेकिन आज के जो बच्चे हैं वही कल की युवा पीढ़ी बनेंगे और बीएमसी की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है वो कहीं ना कहीं एआई लैब्स जैसी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित नहीं है। प्लस सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आईजीसीएसई बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहते हैं और कहीं ना कहीं बीएमसी के स्कूल से पढ़े हुए छात्र उनके मुकाबले पीछे पड़ रहे हैं। तो सर, ये जो वचननामा था इस बार का, उसमें उल्लेखित था कि एआई शिक्षा प्रणाली डेवलप की जाएगी, एआई प्रयोगशालाएं डेवलप की जाएंगी, लेकिन सर कल के बजट की एजुकेशन इसमें ये चीज़ देखने नहीं मिली। उस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि कहा गया कि ये पिछली सरकार की जो भी नीतियां थी उस पर ये बजट था, लेकिन सर क्या आने वाले दिनों में इस पर काम करेगी बीएमसी? देखिए, मैं आपको शुरुआत ही इससे करता हूँ कि आने वाले मार्च के हाउस के सेशन में मैं स्वयं एक मुंबई का युवा नेता होने के नाते, युवा नगर सेवक होने के नाते, मैं स्वयं एक मुद्दा ये ले रहा हूँ कि
हमारे मुंबई महानगर पालिका में आप यानी कि हम सब मिलकर जो 18 से 25 साल के जो युवा वर्ग है, युवा युवती, जिसे हम जेन नेक्स्ट कहेंगे, इनका पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट हो। मुंबई महानगर पालिका हेड ऑफिस में भी इनको जिम्मेदारी मिले और उसके साथ साथ जो मुंबई के अंदर 18 प्रभाग समितियां हैं, तो 18 वार्ड ऑफिस के अंदर भी इनको वो जिम्मेदारी मिले। तो ऐसा एक प्रपोजल जिसे हम मेयर्स जेन नेक्स्ट फेलोशिप प्रोग्राम ये हम आगे चलकर युवाओं के लिए देने जा रहे हैं, जिससे स्वयं युवाओं का इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे आपने कहा कि एआई के माध्यम से कहीं ना कहीं स्कूल्स के अंदर जो म्युनिसिपल स्कूल्स हो या म्युनिसिपल जो भी ऑफिस हो उसमें इन्वॉल्वमेंट एआई, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रही है तो हमें भी जमाने के साथ चलना चाहिए। तो आप अगर बजट सही तरीके से उसको हम पढ़ेंगे, जो प्रपोज बजट है, ये प्रपोज बजट है, अभी इसकी चर्चा होगी हाउस में, उसके बाद इसमें चेंजेस लाया जाएगा। तो जो प्रपोज बजट है उसमें भी आप देखेंगे तो एआई का बहुत जगह पे उल्लेख किया गया है कि एआई के माध्यम से जितने भी हमारे महानगर पालिका के चाहे वेबसाइट्स हो चाहे ट्रैकिंग सिस्टम्स हो, तो उसमें एआई का उपयोग किया जा रहा है और एजुकेशन सेक्टर में भी एआई को लाया जा रहा है। मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं इस बारे में। और इसको आगे बढ़कर जो हम एक मिशन मानस, जिसके माध्यम से जो एयर क्वालिटी का एक प्रॉब्लम पूरे मुंबई के अंदर समस्या देखी जा रही है, तो 79 ऐसे आईआईटी के माध्यम से जो मशीन्स हम प्रोक्योर कर रहे हैं, ये मशीनरी के माध्यम से ट्रैकिंग डिवाइस, ये ट्रैकिंग डिवाइस हमें एग्जैक्ट मुंबई में स्पॉट बताएंगे कहां पर पोल्यूशन की ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन है। तो वहां पर एग्जैक्टली महानगर पालिका मेजर्स एसओपीस इंप्लीमेंट करके और कम से कम पोल्यूशन वहां पर कम से कम किया जाए, वो एसओपीस को इंप्लीमेंट करेंगे वहां पर जाकर आइडेंटिफाई करके। तो ये काम भी अभी इस बजट के अंदर प्रोविजन में लिया गया है। तो मुझे लगता है जल्दी आप सबको जो युवकों की अपेक्षा का मुंबई है, जो मुंबई करो की अपेक्षा का मुंबई है, वो आस्ते आस्ते आपको देखने मिलेगा। और जिस तरीके से सेंटर में आदरणीय हमारे मोदी जी पूरे भारत देश के अंदर काम कर रहे हैं, दुगनी तेजी में देखने जाएंगे तो डबल इंजन की सरकार हमारी महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से चल रही है, वैसे ही एक नया इंजन, ये ट्रिपल इंजन महानगर पालिका मुंबई के अंदर जुड़ गया है। और हमारे मेयर के माध्यम से, हमारे महायुति के माध्यम से आपको ये डेवलपमेंट ट्रिपल इंजन सरकार करके देखने मिलेगी। सर, जैसे ही ऐतिहासिक रूप से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है बीएमसी में, जैसा कि हमने देखा कि राज्य में भी अभी बीजेपी का शासन है, प्लस केंद्र में भी अभी बीजेपी है, तो अभी हर जगह से आपको कॉरपोरेशन तो मिलेगा ही सरकार का। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो एक्शन देखी गई है रोड पर कि मुंबई में चलने लायक फुटपाथ वापस दिख रहे हैं, कुछ 1-2 हफ्तों में मुंबईकर्स ने भी देखा होगा, बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है, बांग्लादेशियों को भगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, एमओएच भी सस्पेंड किए गए हैं फेक बर्थ सर्टिफिकेट के इसमें। सर, ये सब जो कार्यवाही अचानक से शुरू हुई है, इसका आने वाले समय में मुंबई पर क्या पॉजिटिव चेंजेस देखने मिलेगा सर? और ये जो हॉकर्स है, जो कि इलीगल हॉकर्स है, उनको हटाने के बाद शहर में उन लोग के माध्यम से जो कि अभी बेरोजगार है टेक्निकली, तो उनकी मदद से शहर में वापस वैसी चोरी चकारी की घटनाएं वापस ना बने, उसके लिए अभी पुलिस और प्रशासन के साथ भी बीएमसी को कोऑर्डिनेट करना होगा। तो सर, इस मुद्दे को आप किस तरह देखेंगे? देखिए, हॉकर मुक्त फुटपाथ ये मुंबई करों का हक है। ये पॉलिसी पिछले कई वर्षों से मुंबई में इंप्लीमेंट होनी थी कि जहां पर पुराने हॉकर्स हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको फुटपाथ से हटाकर एक डेडिकेटेड हॉकिंग जोन महानगर पालिका के द्वारा दिया जाए, एक मार्केट बनाया जाए जहां पर ये हॉकर्स अपना बिजनेस कर पाए, अपना पेट पाल पाए, अपने घर का ध्यान दे पाए। तो ये पॉलिसी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई क्योंकि कई वर्षों से यहाँ पर उभाटा की सेना यहाँ पर काम कर रही थी महानगर पालिका में, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था, भ्रष्टाचार उनके माध्यम से यहाँ पर मुंबई में बड़ा हुआ था। तो आज परिवर्तन आया है, मुंबई करों ने महायुति के मेयर को बैठाया है, तो जल्दी आपको मुंबई में हॉकर मुक्त पूरे फुटपाथ देखने मिलेंगे जहां लोग अच्छे तरीके से चल पाए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स नहीं हो रास्ते पे। और जैसे आपने कहा कि अगर हम
कोई हॉकर जो रास्ते पर बैठते हैं उनको हटाते हैं, तो डेडिकेटेड जोन में जब उनको रखेंगे तो उनका बिजनेस भी चलेगा, तो कहीं ना कहीं क्राइम का उनका कनेक्शन नहीं आएगा और वो अपने बिजनेस चलाते अपने फैमिली का, अपने परिवार का ध्यान दे पाएंगे, अपना पेट पाल पाएंगे। ये दिशा को बीएमसी आगे बढ़ा रही है और आदरणीय मेयर महोदय के माध्यम से आपको जल्दी ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हुए मुंबई में दिखाई देगी। सर, देखा है कि मेयर खुद चल के रास्ते पर उतर रहे हैं, हर वार्ड में कहीं ना कहीं चेंजेस दिखने मिल रहे हैं। योगेश सागर जी ड्रग्स के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, किरीट सोमैया जी डोर डोर जा करके बांग्लादेशी के अगेंस्ट कार्यवाही कर रहे हैं। हर जगह अमित चाटम जी खुद रोड पर उतर रहे हैं। हर एक जगह पर कुछ ना कुछ बदलाव देखने मिल रहा है, या ऐसी मुंबई की कल्पना शायद अभी तक हमने नहीं की थी, लेकिन ये जो अचानक से चेंजेस देखने मिल रहे हैं, दादर पूरा हॉकर फ्री हो गया है, मतलब जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते थे कि गाड़ी लेके जा सकते हैं, वहाँ पर अभी खुली सड़कें मिल रही है। सर, ये जो चेंजेस है ये काफ़ी पॉजिटिव है मुंबई कर्ज के लिए, लेकिन क्या ये कांस्टेंट रहेगा 5 सालों के लिए? देखिए, कुछ भी लड़ाई लड़ने के लिए कुछ समय लगता है। ये लड़ाई की शुरुआत ही हमने कर दी है और मुझे पूरा विश्वास है, हमने लोगों को हमारे से बहुत अपेक्षा है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी से, महायुति से बहुत ज़्यादा अपेक्षा है और हमारा दायित्व है कि मुंबई करों की अपेक्षा को हमको पूरा करना है। और आप देखते रहिए कि एक कुछ ही वर्षों के अंदर जो हमने कमिटमेंट किया था, जो लोगों से वादा किया था, उससे भी अच्छा मुंबई का चेहरा हम बदल के दिखाएंगे और एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का जो शहर हम मुंबई को गिनते हैं, जो महाराष्ट्र की शान है हमारा मुंबई, तो कहीं ना कहीं ऐसे शहर को पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा, इसका मैं आपको दुहाई देता हूँ। तो ये थी डीसी न्यूज़ इंडिया की तेजिंदर सिंह तिवाना के साथ खास बातचीत। इन्होंने जो वादा किया है ये पूरा होगा या नहीं, ये आप खुद देखेंगे, खुद जानेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप जुड़े रहे चेतना राजा के साथ, डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ, मुंबई।